वेलकम स्टूडेंट्स, आईपी के प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग जो है यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी कर चुके हैं अभी तक, जैसे कि कैसे फाइल में रिकॉर्ड ऐड करना है, मतलब जो हमारा एसक्यूएल डेटाबेस है उसमें पाइथन से डेटा कैसे स्टोर करवाना है, कैसे रिकॉर्ड सर्च करना है, कैसे रिकॉर्ड अपडेट करना है। ठीक है, आज जो हम पहले चीज़ देखेंगे कैसे रिकॉर्ड डिलीट करना है और उसके बाद एक मेक बिल का देखेंगे। ये मेक बिल का थोड़ा सा लेंथी है, तो इस मेक बिल को जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे हमें। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी काम करते रहे उसमें सिर्फ वो हमारा आइटम वाला जो टेबल था सिर्फ वही इन्वॉल्व था। ठीक है, एक हमने आइटम नाम से टेबल बना रखा था ना, जिसमें हम आइटम्स की डिटेल डाल रखे थे। तो बेसिकली अभी तक ऐड वाले रिकॉर्ड से हमने उस आइटम के टेबल में डेटा डलवाया, सर्च रिकॉर्ड से उस आइटम के टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड से उनमें से अपना रिक्वायरमेंट का रिकॉर्ड सर्च किया, अपडेट रिकॉर्ड से इस टेबल के अंदर जो डेटा डला हुआ है उसी डेटा को अपडेट किया, और डिलीट में भी हम इस टेबल के अंदर से अगर कोई पर्टिकुलर आइटम की एंट्री अगर रिमूव करनी है तो रिमूव करेंगे। लेकिन ये जो मेक बिल नाम का जो हमारा ऑप्शन होगा, इसके अंदर हमारा ये आइटम नाम का टेबल तो यूज होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा हमने कुछ और टेबल्स भी बनाए हुए थे, जो कि एक टेबल हमारा बिल के नाम से था, एक टेबल हमारा नेट के नाम से था। तो ये बाकी दो टेबल्स का भी इस वाले केस के अंदर यूज होगा हमारा। ठीक है, सो दैट्स वाई ये कोड थोड़ा सा लेंथी भी होगा, पर चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग डिलीट रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सो डिलीट रिकॉर्ड का कोड मेरा ये लिखा हुआ, तो वही सेम टू सेम चीज है। जैसे मान लीजिए हमारा ये आइटम नाम का टेबल बना हुआ है, ठीक है, और ये मेरा ये आइटम नाम का टेबल है। ठीक है जी, और सपोज मान लीजिए इसके अंदर 101, 102 और सपोज एक और एंट्री मान लेते हैं, इसके अंदर 103 की एंट्री भी है। ठीक है, और जैसे आइटम का नेम मैगी है और हमने यहाँ पे 8 और ये 40 रख दिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने सूप लिया था जिसका प्राइस हमने 10 रखा था, और फिर हमने इसको बढ़ा के आई थिंक शायद 45 करवा दिया था इसको, जो भी है। सपोज मान लो ऐसा हो गया। एक और आइटम ले लेते हैं, सपोज मान लो यहाँ पे इसको हमने ले लिया सी फॉर चिप्स ले लेते हैं। 8 रुपीज का पैकेट है और हमारे पास 10 क्वांटिटीज इसकी पड़ी है। ठीक है, तो सपोज आइटम टेबल के अंदर 3 चीजों की डिटेल डली है। अब मुझे सपोज आइटम डिलीट करना है, तो पहले यहाँ पे पूछा IC इज इक्वल टू इंट एंटर द आइटम कोड टू डिलीट। ठीक है, तो सपोज मान लो यूजर ने जो आइटम कोड डिलीट करना था वो दिया उसने 102, कि भाई 102 का रिकॉर्ड जो है वो रिमूव करना। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे df इज इक्वल टू pd.read SQL select स्टार फ्रॉम आइटम। तो बेसिकली इससे क्या हो गया, इस टेबल का जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा उठ के कहां पे चला गया, एक df नाम से डेटा फ्रेम बनेगा। ठीक है, और इस टेबल का जितना भी डेटा है वो इस df नाम के डेटा फ्रेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई पहले इसमें आइटम का कोड है, फिर आइटम का नेम है, फिर प्राइस है, और फिर स्टॉक वैल्यू है कि कितना उसका स्टॉक पड़ा हुआ है। तो देखो अब इसमें 0 नंबर एंट्री में 101 का रिकॉर्ड आ जाएगा पूरा। ठीक है, कि भाई मैगी है और ये 10 रुपीज प्राइस है और 40 वो है, सॉरी 8 रुपीज का था ये। ठीक है, और 1 नंबर एंट्री में 102 का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया सूप, ये हो गया 10 और सपोज ये 45। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे 103 की एंट्री पूरी डल गई है। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये इस लाइन से तो ये हो गया कि भैया MySQL के टेबल में जितना भी डेटा था वो सारा का सारा डेटा जो है वो डेटा फ्रेम में आके कॉपी हो गया। अब उसके बाद एक फाउंड नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, उसको 0 कर दिया। अब ये फाउंड नाम का वेरिएबल हमने किस लिए लिया, ये एक निशानी रखने के लिए लिया हुआ है कि भैया अगर आइटम मुझे मिल जाएगा जिसको मुझे डिलीट करना है तो मैं फाउंड को 1 कर दूंगा, और इनकेस अगर जिस आइटम को मैं डिलीट करना चाहता हूं नहीं मिला तो फाउंड की वैल्यू 0 की 0 रहने दूंगा। सो एट द एंड अगर फाउंड 0 मिला तो मैं बोल दूंगा जी आइटम जो है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो चलिए फाउंड 0 ले लिया यहां पे मैंने। फिर एक आई का लूप लग रहा है, फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ ऑफ df।
सो ये हो गया आई इन रेंज। अब देखो रेंज में लिखा 0, लेंथ ऑफ डीएफ। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, 0, ठीक है, कॉमा, उसके बाद लेंथ ऑफ डीएफ। इस डेटा फ्रेम की लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंट्री कितनी है, 3 है। तो ये रेंज 0,3 जो है ये एक लिस्ट जनरेट करेगा जो बेसिकली 0 से स्टार्ट होगी और 0, 1 और 2 तक जाएगी, ठीक है जी, ये चली गई यहां तक। अच्छा, अब 1 बाय 1 आई के अंदर इस लिस्ट में से 1 बाय 1 डेटा आएगा। तो सबसे पहले आई के अंदर डेटा आया, दैट इज 0 पोजीशन, ठीक है। अच्छा, फिर आई के अंदर 0 आया ना, उसके बाद लिखा x इज इक्वल टू डी एफ डॉट एल ओ सी ऑफ आई। सो x इज इक्वल टू डी एफ डॉट एल ओ सी। अब फिलहाल अभी आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, तो इसके अंदर जो है 0th नंबर रिकॉर्ड आ जाएगा एक तरह से। तो 0th नंबर रिकॉर्ड आने का मतलब है ये यार, ये 101 का जो रिकॉर्ड है, ये पूरा ये 101 का जो पूरा रिकॉर्ड है वो आ जाएगा सपोज इसके पास। ये मान लो मैंने अभी ऐसे लाइन खींच के बता दिया कि 101 का पूरा रिकॉर्ड आ गया। डेटा आने के बाद फिर चेक करेगा कि इस x की जो 0 पोजीशन में डेटा है क्या वो IC के बराबर है। इसकी 0 पोजीशन में डला हुआ है 101, x के 0 पोजीशन में क्या डला हुआ है 101 और IC हमारा 102, तो दोनों मैच नहीं करें। तो भैया उसने कुछ काम नहीं किया है, जो नीचे जो इसके अंडर जितना भी ये डेटा काम दे रखा था इसने कोई काम नहीं किया, और फिर ये वापस कंट्रोल ऊपर फॉर लूप में ऊपर चला गया ना। अब उसके बाद आई की वैल्यू हो गई हमारी 1, ठीक है, नाउ 1 वैल्यू लेके फिर अंदर आया और फिर वही x इज इक्वल टू, अब आ गया df डॉट LOC, लोकेशन LOC, और यहां पे i की जगह हमारे पास आ गया यहां पे 1, ठीक है। सो 1 लोकेशन पे क्या डेटा पड़ा हुआ है, अब 1 नंबर लोकेशन पे 102 का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 102 कॉमा और ये पूरा 102 का मान लो डेटा आ गया। अच्छा, अब फिर वही चेकिंग की x की 0 पोजीशन पे डेटा IC के बराबर है। अब ये रहा x, इसकी 0 पोजीशन में क्या डाला हुआ है 102 और IC भी क्या 102, तो ये दोनों मैच कर गए। तो अब देखो अब ये अंदर आ जाएगा। अब देखो ये लिखा है df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप आई। तो आई के अंदर क्या वैल्यू डली हुई है, आई के अंदर वैल्यू डली हुई 1, तो एक तरह से ये होगा df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप 1। तो ड्रॉप 1 का मतलब है कि भैया इस डेटा फ्रेम में से ये 1 नंबर पे जो रिकॉर्ड है ये रिमूव हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो ये 1 नंबर पे जो डेटा डला हुआ था ये रिमूव हो गया, ठीक है। और जैसे ये डेटा रिमूव हुआ तो आपका जो बेसिकली 103 वाला रिकॉर्ड जो है, अब इसका इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा और ये अब ये क्या इंडेक्स नंबर पे आ जाएगा, ये 1 नंबर इंडेक्स पे हो गया, ठीक है। सो जब ये ड्रॉप वाली लाइन चली तो ये हो गया और इज इक्वल टू डीएफ है, तो हमारा डेटा फ्रेम अपडेट हो गया और अब डेटा फ्रेम के अंदर ये रह गया। अब जब डेटा फ्रेम नया हो गया तो अब उसके बाद df डॉट टू अंडरस्कोर एसक्यूएल, अब बेसिकली हमने क्या करा, इसको अब डेटा फ्रेम से इस टेबल को अपडेट करवाया, यानी कि पहले हमने आइटम का टेबल इंपोर्ट करवाया था डेटा फ्रेम में, फिर डेटा फ्रेम से रिमूव करने के बाद फिर डेटा फ्रेम का डेटा यहां एक्सपोर्ट करवाया। तो जब डेटा फ्रेम का डेटा यहां जाएगा तो क्या होगा, डेटा फ्रेम का कंटेंट इस टेबल के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा और इसमें से 102 का जो रिकॉर्ड है वो भी यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। सो अब जो हमारा ये टेबल है, इस टेबल के अंदर अब 102 का रिकॉर्ड नहीं रहा, 101 और 103 का ही रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर बच गया, ठीक है। तो देखो हमने करा क्या, पहले यहां से डेटा उठा के डेटा फ्रेम में डलवाया, फिर जो ऑपरेशन करना है रिमूव का वो डेटा फ्रेम पे कराओ। जब डेटा फ्रेम से डेटा रिमूव हो गया फिर उस डेटा फ्रेम को ओवरराइट करवा दिया हमने आइटम वाले टेबल के ऊपर, ठीक है। और मैसेज आ गया रिकॉर्ड डिलीटेड, फाउंड को हमने 1 कर दिया और फिर ब्रेक इसलिए क्योंकि भैया जिस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना था वो हो गया, तो अब बाकी बचे हुए रिकॉर्ड्स को मैं क्यों चेक करूं, तो इसलिए यहां से ब्रेक कर दिया सो दैट ये वाला फॉर लूप हमारा, क्योंकि ये सारा कुछ काम जो है इस फॉर लूप के अंडर चल रहा है, तो सो दैट ये फॉर लूप खत्म हो जाए। और बाहर आके वही चेक किया, अगर फाउंड की वैल्यू 0 की 0 बनी हुई है तो हम बोल देंगे इनवैलिड आइटम कोड। लेकिन जब हमने यहां से सारा रिकॉर्ड डिलीट सब किया था तो फाउंड को हमने 0 से चेंज करके 1 कर दिया था, तो इसलिए ये बार मैसेज यही नहीं आएगा। ये मैसेज सिर्फ कब आएगा, जब सपोज जिस आइटम को हम डिलीट करना चाहते हैं वो है ही नहीं, तो अगर वो आइटम होगा ही नहीं तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, और जब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी तो ऑब्वियसली फाउंड की वैल्यू हमेशा 0 की 0 रहेगी, 1 हो ही नहीं पाएगी, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल था डिलीट का कोड। अब आते हैं जो एक मेजर सा कोड है, दैट इज बिल बनाने का कोड, ठीक है।
सो ये हमारा एक बिल बनाने का कोड है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है मुझे, तो मैं साथ में जरा यहाँ पे MS पेंट खोल लेता हूँ, क्योंकि काफी हैवी सा कोड है इसका समझाने के लिए। तो जरा सा इसका साइज बड़ा करते हैं, क्योंकि ये अभी वैसे आ नहीं रहा। तो सपोज मान लो मैंने यहाँ पे 300 में तो उतना ही है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं 450 कर दिया। चलो जी 450 में इतना होगा। अच्छा, अब जरा इस कोड को समझते हैं, सारा कुछ कैसे कैसे काम होगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे एक चीज जान लो कि हमारे पास यहाँ पे इस समय हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल है आइटम के नाम से, एक टेबल है हमारे पास बिल के नाम से, और एक टेबल है हमारे पास नेट के नाम से। ठीक है जी, ये 3 टेबल्स हमारे चल रहे हैं। एक तो हमारे पास आइटम का टेबल है, ठीक है, एक हमारे पास टेबल है जिसका नाम डला हुआ है बिल, और एक टेबल है जिसका नाम डला हुआ है नेट। ठीक है, 3 टेबल्स हैं। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यूज, इसके अंदर जो फील्ड्स हैं, जो डेटा है इस आइटम वाले टेबल के अंदर, जैसे मान लो आइटम कोड है, आइटम नेम है, प्राइस है और स्टॉक है। ठीक है, और जैसे मान लो इसमें हमने डाल दिया 101 मैगी आइटम का नेम है, और मान लो प्राइस 8 रुपए है, और स्टॉक हमारे पास, थोड़ा सा मैं काम करता हूं, इनको बड़ा कर देता हूं सो दैट कोड, और यहाँ पे INM नेम कर देते हैं। सो ये आइटम का नेम आ गया यहाँ पे, प्राइस 8 रुपीज मान लो बना दिया, और स्टॉक हमने यहाँ पे रख दिया जी, उसका हमारे पास 40 का स्टॉक है। फिर 102 सपोज यहाँ पे सूप ले लिया, ठीक है, और सपोज सूप का प्राइस हमारा 10 रुपए है और 45 का स्टॉक है। और एक और ले लेते हैं 103 सपोज चिप्स है और 8 रुपीज है, और हमारे पास सपोज मान लो जी स्टॉक 20 है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा बिल का टेबल था, इस बिल वाले टेबल में एक बिल नंबर था, आइटम का कोड था, ठीक है, और आइटम कोड के अलावा इसके अंदर आइटम का नेम था, फिर प्राइस था, फिर क्वांटिटी थी, और उसके अलावा इसमें था अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट, तो इसको यहीं ले आते हैं। देखो ये अभी फिलहाल कोई नहीं, हल्का सा बाहर जा रहा, बट कोई नहीं, चलो इतना हम मैनेज कर लेंगे कि हाँ इस टेबल के अंदर ये सब फील्ड्स दे रखी थी हमारी। ठीक है, और जो नेट अमाउंट था, नेट वाला टेबल था, उसमें हमारे पास बिल और टोटल, डिस्काउंट, नेट, और उसके अलावा हमने इसमें डेट का भी प्रोविजन रखा था, डेट वेट की वैल्यू को स्टोर करने का। तो उसमें हमारे पास पहले मंथ था, मैं MON ले लेता हूं मंथ के लिए, फिर YR ले लेता हूं ईयर के लिए, और उसके बाद डेट भी था, DD ले लिया उसके लिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन उस टेबल के अंदर स्टोर करने की। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे आइटम टेबल के अंदर ये था, और हम फर्स्ट बिल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो और अब हमारे पास ये तो हो गया हमारे जो MySQL के अंदर पड़ा हुआ सारा कुछ। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आया, यानी कि df1 इज इक्वल टू pd.read_sql select स्टार फ्रॉम नेट db कनेक्ट। तो सबसे पहले एक डेटा फ्रेम 1 बनाया, और उसमें हम नेट वाले से डेटा डलवा रहे हैं। तो अब क्या होगा, हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन गया, जिस डेटा फ्रेम का नाम क्या है, df1। और इस डेटा फ्रेम ने क्या करना है कि भैया नेट वाले टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो इस डेटा फ्रेम 1 के अंदर डलवाना है। अच्छा, फिलहाल जो मेरा ये डेटा फ्रेम 1 है, ठीक है, ये फिलहाल एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि नेट वाले टेबल में कोई डेटा ही नहीं डला हुआ, तो ऑब्वियसली डेटा फ्रेम 1 में कहां से डेटा आएगा, तो वो अभी फिलहाल एम्प्टी रहा मेरा। अच्छा जी, फिर यहां पे उसने चेक किया क्या df1.size इक्वल टू 0 है, क्या डेटा फ्रेम का साइज 0 है। ऑब्वियसली 0 ही है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं डला हुआ यहाँ पे यार। तो अगर ये साइज 0 है, तो यहाँ पे क्या करा, bn नाम के यानी बिल नंबर नाम के वेरिएबल को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि फर्स्ट बिल है ये। तो यहाँ पे bn वेरिएबल जो है वो मेरा इनिशियलाइज हो गया किससे, 1 से। तो bn इज इक्वल टू 1। अच्छा, उसके बाद मैं एल्स पार्ट में तो गया नहीं। ठीक है, ये कोड में आपको पहले भी समझा चुका हूं। जैसे उसमें हमने आइटम कोड ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर रहे थे एड आइटम वाले केस के अंदर, वही सेम टू सेम फंडा हमने यहाँ पे भी लगाया, और हम यहाँ पे
जो बिल नंबर है उसको ऑटो जनरेट करें, यानी जब जब बंदा नया बिल बनाने जाएगा तो बिल नंबर ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाए, बार बार हमें डालने की जरूरत ना पड़े। तो उसके बाद यूजर को बिल नंबर की वैल्यू दिखा देंगे, जैसे अभी सपोज मान लो बिल नंबर है हमारे पास 1 है, वो दिख जाएगा कि बिल नंबर 1 है। फिर उससे बोलेंगे कि डेट एंटर करो, और डेट का फॉर्मेट दे रखा है, पहले तारीख लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। अच्छा, अब बंदे ने जो भी डेट है वो लिखी, सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे उसने लिख दी जी 12, और यहां पे लिखा जी जैन, और मान लो यहां लिख दिया 2020, सपोज ये लिख दिया इस तरह से, डेट बंदे ने ये डाल दी। अब जैसे उसने डेट डाली, यहां लिखा डी इज इक्वल टू डी टी डॉट स्प्लिट और अंडरस्कोर, तो अब क्या होगा, ये डी नाम से एक लिस्ट बन जाएगी और उसमें ये अंडरस्कोर के हिसाब से सारा स्प्लिट कर देगा, जैसे यहां पे। तो अब इसमें क्या होगा, 12 एक अलग एंट्री हो जाएगी यहां पे, कॉमा जैन एक अलग एंट्री हो जाएगी, ठीक है, और ये 2020 एक अलग एंट्री हो जाएगी। तो बेसिकली ये स्प्लिट वाला जो है, जो भी आपका स्ट्रिंग का डेटा है, उसको जो भी आपने सेपरेटर दिया हुआ, जैसे यहाँ पे हमने डैश दिया सेपरेटर, तो सेपरेटर के हिसाब से डेटा को अलग अलग कर देगा। तो ये अलग अलग एंट्री हो गई, ये डी की 0 पोजीशन में 12 आ गया, 1 पोजीशन में जनवरी आ गया, और 2 पोजीशन में 2020 आ गया। एक टोटल नाम का वेरिएबल भी ले चुके हैं, उसको 0 कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो यहां एक टोटल नाम का वेरिएबल भी है, उसको 0 कर चुके हैं, और फिर मैंने एक बी लिया, उसको वाई कर दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे df2 इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर, और यहां पे हमने बिल वाले टेबल में से डेटा रीड करने के लिए बोला। अच्छा, अब देखो अब क्या होगा भैया, अब हमारे पास एक और डेटा फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। एंड सपोज द नेम ऑफ दैट डेटा फ्रेम जो हमने लिखा है वहां पे, वो df2 नाम दे रखा है कि df2 हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है जी। तो ये डेटा फ्रेम हमारा एक तैयार हो जाएगा यहां पे, और इस डेटा फ्रेम में क्या होगा, जो आपका ये बिल वाला टेबल है, जो क्योंकि जो हमने लाइन लिखी है रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल की, तो बिल वाले टेबल का डेटा इस डेटा फ्रेम में आ जाएगा सारा, ठीक है। फिलहाल तो ये बिल वाला टेबल पूरा खाली है, तो ये डेटा फ्रेम 2 भी मेरा खाली रहेगा अभी फिलहाल। अच्छा, फिर वो यहाँ पे लूप लगाया, वाइल बी की वैल्यू वाई के बराबर होगी, तो तभी मैंने बी को इनिशियल वाई करा हुआ था। अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे यूजर से आइटम कोड लिया, ठीक है। सो जो भी आइटम कोड हमने यूजर से लिया यहाँ पे, जैसे मान लो आइटम कोड मैंने 101 डाला सपोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, तो अब एक और df नाम से डेटा फ्रेम लिया और उसमें आइटम टेबल का सारा डेटा डलवा दिया। तो देखो अब यहाँ पे एक df नाम से भी डेटा फ्रेम बन रहा है, और इस df नाम के डेटा फ्रेम के अंदर ये जो आइटम टेबल के अंदर जितना भी डेटा डला हुआ है वो सारा डेटा इसके अंदर आ गया, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे जो ये डेटा फ्रेम है किस तरह से बन जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले आ गया आई कोड, फिर आ गया आई नेम, फिर आ गया यहाँ पे प्राइस, और फिर आ गया स्टॉक, ठीक है। और जैसे पहले ये 0 नंबर पे होगा, 0 नंबर यहाँ पे आ जाएगा 101, यहाँ पे सपोज ये मैगी आ गया, प्राइस 8 रुपीज, और ये मैंने 40 डाल दिया। ऐसे मैं फटाफट जरा इसकी एंट्री कर देता हूँ, 102, और ये अपना सूप 10 रुपए, और मान लो यहाँ पे 45, और सेकंड नंबर एंट्री हो गई इसके अंदर 103, ये हो गया चिप्स 8, और ये हो गया अपना, ठीक है। ये डेटा फ्रेम हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो जो वो डीएफ वाली रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल लाइन लिखी थी, उससे आइटम टेबल का सारा डेटा इस डीएफ नाम के डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद वही फाउंड 0 करा, फिर वही, अब क्योंकि मैं अब ये जो डीएफ नाम का डेटा फ्रेम है ना, उसमें ये आइटम कोड सर्च करूंगा कि ये आइटम कोड की डिटेल कहां पे पड़ेगी। और देखो यहाँ पे मैंने एक रो नाम से वेरिएबल लिया, उसमें जैसे अब यहाँ पे जब लूप चलेगा तो हमें पता है जो हमारा ये डेटा फ्रेम है इसमें 3 एंट्रीज आई हैं, तो ये जो हमारा रेंज वाला लूप चलेगा इसमें एक वैल्यू होगी 0, एक वैल्यू होगी हमारी 1, और एक वैल्यू होगी हमारी 2, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आई को वैल्यू मिलेगी 0, ठीक है। तो जब वो 0 वैल्यू के साथ यहां पे आएगा तो देखेगा रो इज इक्वल टू df डॉट LOC ऑफ 0, ठीक है। सो देखो रो इज इक्वल टू, अब क्या हुआ यहां पे, यहां लिखा है df डॉट
LOC ऑफ, अब आई की वैल्यू फिलहाल अभी हमारी 0 है, तो LOC ऑफ 0, तो 0 पोजीशन का डेटा पहले इस रो नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो फिलहाल 0 पोजीशन में 101 का रिकॉर्ड डला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे, तो वो जो लाइन लिखी हुई थी उसमें क्या हुआ, रो नाम का जो वेरिएबल था उसके अंदर जैसे हमने लिखा हुआ है df.loc ऑफ आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो रो के अंदर अब क्या डेटा आ जाएगा, इसके 0 पोजीशन का डेटा दैट इज 101 मैगी और 10 सॉरी मान लो 8 रुपीज कॉमा और 40, ये इंफॉर्मेशन इस रो के अंदर आ गई, ठीक है। अब देखो अब मैंने फिर उसके बाद चेक किया, क्या रो की 0 पोजीशन में डेटा है, 0 पोजीशन में क्या है हमारा 101, तो रो की 0 पोजीशन में डेटा जो है और आइटम कोड जो यूजर ने दिया है वो दोनों सेम है। मान लो अभी उसने स्टार्टिंग में यूजर ने 101 ही आइटम कोड दिया था, तो ऑब्वियसली दोनों सेम का है, तो सेम है, तो अब क्या करेगा ये एनएम के अंदर रो 1 का डेटा और पीआर के अंदर रो 2 का डेटा डलवा देगा। सो यहां पे क्या हुआ, एनएम वेरिएबल में आ गया यहां पे मैगी और पीआर वेरिएबल में इसका प्राइस 8 रुपीज आ गया यहां पे, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज डलवा दी उसने और ये उसके बाद शो भी कर दी कि देखो जी आइटम का नेम ये है और उसका प्राइस ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उसने क्वांटिटी की वैल्यू मांगी यूजर से कि बताओ जी कितनी क्वांटिटी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, मान लो यूजर जो क्वांटिटी लेकर जा रहा था, यूजर ने बोला जी मैं तो 2 पैकेट लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया। अब देखो अमाउंट में क्या आया, पीआर इंटू क्वांटिटी, तो अब एक अमाउंट नाम का वेरिएबल भी है, उसमें क्या हो जाएगा, पीआर और क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो पीआर की वैल्यू है 8 और क्वांटिटी है 2, तो 8 2 16 हो गया अमाउंट के अंदर, ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे, वो जो अमाउंट की वैल्यू आ रही है वो भी दिखा देंगे और साथ ही साथ वो अमाउंट की जो वैल्यू मिली है उसको टोटल में ऐड भी कर देंगे। सो जी ये 16 रुपए यहाँ टोटल में ऐड अगर हो जाएगा तो ये हमारा जो 0 था ये टोटल में से 0 हट गया और 0 की जगह अब यहाँ पे टोटल में कितना आ गया वैल्यू, 16 वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने क्या करा, देखो df2.loc लेंथ ऑफ df2, अब बेसिकली जो डेटा फ्रेम 2 है उसमें ये एंट्री उसने चढ़ा दी, ठीक है। सो डेटा फ्रेम 2 जो बेसिकली बिल के लिए था ये खाली था अभी फिलहाल, तो अब ये एक एंट्री इसमें जाके ऐड ऑन हो जाएगी। तो भैया अब हुआ क्या, यहाँ पे एक एंट्री ऐड हो गई जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली हुई हमने, देखो अब ये जो इसमें है हमारे पास बिल नंबर, जो ये डेटा फ्रेम है इस डेटा फ्रेम के अंदर जो है एक तो बिल नंबर है, एक आइटम नेम है, सॉरी आइटम का कोड है, देन नेम है, देन प्राइस है, देन क्वांटिटी है और अमाउंट है, ठीक है। AMT ये वैल्यू है, तो देखो 0 नंबर पे इसकी एक एंट्री ऐड हो जाएगी दैट इज बिल नंबर इज 1, ठीक है। और क्योंकि बिल नंबर की वैल्यू BN के अंदर है और आइटम कोड चल रहा है 101, तो ये 101 यहां पे ऐड होगा। आइटम का नेम यानी NM के अंदर मैगी डला हुआ है तो मैगी यहां डल गया, प्राइस इसका 8 रुपए, क्वांटिटी इसकी 2 है, ठीक है। और जो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट कितना हुआ 16 रुपए, वो 16 रुपए यहां एंटर चढ़ गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर यहां क्या करा, एक और काम करा इन्होंने, देखो रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस क्वांटिटी। अब ये रो जो दे रखा है यहाँ पे इसके अंदर जो बेसिकली क्वांटिटी है उसमें से ये जो बेसिकली इसमें जो ये 40 रुपीज डला हुआ है इसको इन्होंने डिलीट किया, ठीक है। क्योंकि देखो अब एक चीज देखो, जैसे मैगी का स्टॉक जो है 40 का है, अब एक बंदा सपोज मान लो मैगी के 2 पैकेट लेके गया, तो अब ये स्टॉक भी तो अपडेट होना चाहिए। तो रो का ये देखो इन्होंने जो 0 पोजीशन पे ये कोड है, 1 पे नेम है, 2 पे प्राइस है और 4 पे स्टॉक है, ठीक है। तो देखो सॉरी यहाँ पे 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है और 3 पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 पे स्टॉक है। तो देखो रो के 3rd नंबर इज इक्वल टू रो 3 माइनस क्वांटिटी, तो इसमें बेसिकली हमने क्या करा, इसमें क्वांटिटी की वैल्यू माइनस कर दी, तो ये 40 से बढ़ के घट के कितना हो गया हमारा, ये हो गया 38, तो रो वाले वेरिएबल का डेटा 38 हो गया। अच्छा, फिर देखो मैंने क्या करा, df.loc i इज इक्वल टू रो, तो अब जो रो अपडेट हो गई है वो इस df के जो LOC 0 नंबर पे वो ये डेटा ओवरराइट करवा दिया, क्योंकि अभी देखो ये i की वैल्यू हमारी 0 ही चल रही थी ना, यहाँ पे देखो i हमारा पास 0 ही चल रहा था। तो अब इसने क्या करा, इस लाइन से क्या करा कि देखो पहले हमने क्या करा था, डेटा फ्रेम का 0 लोकेशन का डेटा रो में डलवाया था,
फिर वहां से डेटा वेटा लेकर जो भी मैं कैलकुलेशन करने के डेटा फ्रेम 2 में ये एंट्री डलवा दी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाई रो में ये क्वांटिटी माइनस कर दी और उसके बाद रो का डेटा इस डेटा फ्रेम में वापस डलवा देंगे वही 0 पोजीशन पे। तो देखो df.loc 0 का डेटा पहले रो में डलवाया, फिर रो के डेटा को यूज किया बिल के अंदर एंट्री डलवाने के बाद लिए, और प्लस रो के डेटा को हमने मॉडिफाई भी किया, वहां से 40 क्वांटिटी को स्टॉक को घटा के 38 कर दिया, और उसके बाद फिर क्या करा, उसके बाद हमने ये रो का डेटा वापस इस डेटा फ्रेम में वापस डलवा देंगे। तो यहां पे अब बेसिकली 40 हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारा 38 आ गया वापस। ठीक है जी। अब देखो यहां पे इतना हो गया, उसके बाद फाउंड इज इक्वल टू 1 और ब्रेक। अब ये इसलिए करा क्योंकि भैया जो आइटम कोड हम सर्च कर रहे थे वो हमें मिल गया और हम यहां से ब्रेक करके बाहर आ गए। और अगर बाई चांस वो आइटम कोड हमें नहीं मिला होता, जैसे बंदे ने कोई गलत आइटम कोड दे दिया होता, तो हम कंटिन्यू से क्या होता हमारा वापस वो हम ऊपर वाइल लूप में पहुंच जाते अपना। ठीक है जी। नाउ अब उसके बाद एक बिल वाले टेबल के अंदर ये इस बिल के जो डेटा फ्रेम है इसमें एक आइटम की एंट्री डल गई। ठीक है। फिर यूजर से पूछा हमने कि भैया और आइटम ऐड करने हैं, मतलब बिल के अंदर और आइटम्स भी आपने इंक्लूड करने हैं। अगर उसने चॉइस दी यस कि भैया मुझे और करना है, तो ये वापस ये ऊपर वाइल वाले लूप पे पहुंचेगा कंट्रोल। ठीक है। और वाइल वाले लूप पे आने के बाद वो फिर दोबारा अंदर आया और फिर दोबारा से आपसे पूछा कि एंटर द आइटम कोड, यानी कि अब दूसरा आइटम कोड बताओ जो आपने परचेज करना है यूजर ने। मान लो इस बार यूजर ने जो नेक्स्ट आइटम कोड दिया वो दिया उसने जी 103 करना है। ठीक है। अच्छा, तो फिर वही pd इज इक्वल टू df.read_sql, आइटम का सारा डेटा df में आया, तो वही जो इस आइटम का सारा डेटा वापस df में आएगा। ठीक है जी। अच्छा, और एक चीज और ये है कि आप क्या कर सकते हो कि ये वाली जो लाइन है ना, ये जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वाला बार बार हम लोग कर रहे हैं, ये ना हम चाहें तो लूप के बाहर भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये बार बार जो है ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसको ना आप जो है इस वाइल लूप से बाहर, जैसे हमने ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बिल वाली लाइन बाहर लिखी हुई है, इसको भी बाहर ही रखना एक बार। ठीक है। तो खैर ये डेटा फ्रेम से डेटा आ गया मेरे पास यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे अब फिर वही अपना फाउंड 0 हो गया, फिर वही हमने लूप चलाया, क्योंकि अब जो यूजर ने आइटम कोड दिया है उसको सर्च करना है, 103 को सर्च करना है। तो वही सेम टू सेम काम होगा यहाँ पे कि पहले रो इज इक्वल टू df.loc 0 का देखेंगे, 0 का आइटम कोड जो है, जब 0 का डेटा आएगा तो यहाँ पे 101 आएगा, 101 103 से मैच नहीं करेगा तो उसका डेटा नहीं डलवाया। फिर रो इज इक्वल टू df.loc 1 का डेटा आएगा इसके अंदर सपोज। ठीक है। मैं जरा इसको मिटा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि अब नई एंट्रीज आने वाली हैं इसके अंदर ना, तो वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो ठीक है जी। तो पहले df0 का डेटा इसमें आया था, तो जब df0 का डेटा इसमें आया तो 0 में जो आइटम कोड है जो बेसिकली हमारा रो है, तो इस रो में जो बेसिकली एंट्री आई होगी वो 101 की एंट्री आई होगी। तो भैया इसका 101 और ये 103 मैच नहीं करा तो कुछ नहीं करा। फिर दोबारा से ये वाला कोड चला होगा हमारा ऊपर वाला। तो जब ये दोबारा कोड ऊपर वाला चला होगा तो अब यहाँ पे जो है, अब हमारे पास यहाँ पे 0 हट गया होगा और 0 की जगह अब हमारे पास कौन सा इंडेक्स नंबर आ गया होगा, 1। ठीक है। तो 1 पोजीशन का डेटा अब इसके अंदर आया, रो के अंदर यहाँ पे 102 का डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है। फिर 102 के डेटा को इस आई कोड से मैच करा, ये भी मैच नहीं करा। फिर दोबारा से चला, अब ये df.loc 2 होगा, अब 2 पोजीशन का डेटा आएगा। अब मान लो जो 2 पोजीशन का डेटा यहाँ पे आया वो हमारे पास क्या क्या है, 2 पोजीशन में डेटा क्या क्या आएगा हमारे पास, देखो अब आ गया यहाँ पे 103 और ये चिप्स और 8 और ऑब्वियसली यहाँ पे 20 आ गया, ये सारा कुछ डेटा आ गया हमारे पास यहाँ पे। फिर उसने इस कोड से मैंने मैच किया, मैच हो गया। तो भैया अब जब ये मैच हो गया तो फिर इनकी डिटेल उठा के यहाँ पे डलवाई। तो नेम में हमने यहाँ से इसका चिप्स डलवा दिया। ठीक है। प्राइस के अंदर यहाँ पे 8 रुपीज का प्राइस था वो डलवा दिया। उसके बाद हम ये डलवाने के बाद फिर हम लोग से पूछेंगे कि भैया कितने पैकेट्स लेके जा रहे हो। मान लो ये 3 पैकेट्स लेके जा रहा है, तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 8 3 24, वो कैलकुलेट हो जाएगा। और जब ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा तो अब हम ये सारी वैल्यूज आ गई ना मेरी, अब मैं इस df2 ये वाली लाइन से देखो df2 इज इक्वल टू loc
ये मैं बिल नंबर, आइटम कोड, नेम, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सारा का सारा मैं इस DF2 में डलवा दूंगा। तो देखो अब इस DF2 के अंदर नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी मेरी 1 नंबर पोजीशन बनेगा ये। बिल नंबर तो मेरा अभी भी देखो 1 ही है, पर अब यहाँ पे आइटम कोड कितना हो गया मेरा 103। तो आइटम कोड 103, आइटम का नाम हो गया यहाँ पे चिप्स, ठीक है, आइटम का नाम हो गया यहाँ पे चिप्स। और प्राइस हो गया हमारे पास, इसका भी सपोज प्राइस 8 रुपीज है, और यहाँ पे इस बार बंदा जो है वो 3 क्वांटिटी लेकर गया है, 24 रुपीज हो गया। अच्छा, साथ साथ जब ये सारा डेटा यहाँ पे डल रहा है तो उसके साथ साथ हमने टोटल में भी अमाउंट ऐड कर देना है। तो यहाँ का अमाउंट 24 निकला, और ये 16 में जब ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 40 रुपीज बन जाएगा ये हमारा। तो अब टोटल हमारा कितना हो चुका है, 40 हो चुका है, ठीक है। अच्छा, सपोज उसके बाद फिर पूछा कि और आइटम ऐड करने, मान लो इस बार यूजर ने मना कर दिया, नहीं भाई और नहीं आइटम ऐड करने मुझे, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर क्या, पहले डिस्काउंट निकाला जो कि टोटल का 5% होगा, ठीक है। सो अब बेसिकली यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू निकाली गई जो कि सपोज मान लो टोटल का 5% होगा, तो ये 40 का 10% होता है 4 रुपीज, तो 5% हो जाएगा 2 रुपीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये एफ अमाउंट निकाला यहाँ पे, तो एक एफ अमाउंट यानी कि फाइनल अमाउंट निकाला। फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा 40 माइनस डिस्काउंट, तो ये फाइनल अमाउंट हो गया हमारा 38 रुपीज, ठीक है। अच्छा, जब ये सब हो गया उसके बाद देखो यहाँ पे हमने टोटल बिल भी शो कर दिया, डिस्काउंट कितना बना बंदे का वो भी शो कर दिया, और नेट अमाउंट भी दिखा दिया। और उसके बाद मैंने DF1 के अंदर देखो ये बिल नंबर, टोटल, डिस्काउंट, फाइनल अमाउंट, और ये D1 जो कि बेसिकली यहाँ पे जनवरी है, और D2 जो कि 2020 है, और D0 यानी कि जो 12 तारीख है, ये तीनों, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने DF1 वाले डेटा फ्रेम में डलवा दी। DF1 ये रहा हमारा। तो देखो अब इस DF1 वाले डेटा फ्रेम के अंदर क्या एंट्री जाएंगी, देखो एक तो जाएगा बिल नंबर, उसके बाद ये टोटल, फिर ये आएगा डिस्काउंट, उसके बाद नेट अमाउंट कितना बना, और फिर मंथ हो गया, फिर उसके बाद ईयर हो गया, और उसके बाद डेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर होगी। तो अब इस डेटा फ्रेम में 0 नंबर एंट्री आ गई, बिल नंबर तो 1 ही रहा। अच्छा, अब टोटल कितना, टोटल वेरिएबल में कितना डला हुआ है 40, तो ये 40 आ गया। डिस्काउंट वाले में 2 रुपीज डला हुआ है, नेट में 38 डला हुआ है, और अब ये MN यानी कि ये इसमें जनवरी डला हुआ है, तो जैन आ गया। उसके बाद ईयर में 2020 आ गया, और डेट जो है हमने दे रखा है यहाँ पे, डेट दे रखी है हमने 12th, तो D0 का थर्ड में D0 का डेटा जाएगा ना, तो D0 का डेटा कितना है 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इतना होने के बाद जब ये काम खत्म हो गया, देखो अब मैं तीनों डेटा फ्रेम्स का डेटा वहां पे डलवा रहा हूं। अच्छा, एक चीज और, जब यहाँ पे चिप्स की 3 क्वांटिटी लेकर गए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे चिप्स में भी क्वांटिटी कम हो जाएगी, चिप्स की क्वांटिटी भी अब ये 17 हो गई, ठीक है। तो देखो अब एट द एंड हमने क्या करा, जब सब पहले हमने इन टेबल्स में से डेटा मंगवाया और जो भी मैनिपुलेशन करना था कर लिया, और फाइनल लास्ट में क्या करें, देखो DF1 का, DF1 का, DF2 का डेटा वापस टेबल्स में डलवा रहे हैं, यानी आइटम वाले टेबल में, नेट वाले टेबल में, बिल वाले टेबल में सारा डेटा एज इट इज कॉपी करवा रहे हैं। तो देखो अब क्या होगा, जब ये आइटम का डेटा यहां पे वापस कॉपी होगा तो देखो अब कहां पे चेंजेस होने हमारे पास, यहां पे इधर देखो ये 38 था, ये 40 था, तो जब ये इस टेबल का डेटा, इस डेटा फ्रेम का डेटा इस टेबल में ओवरराइट हुआ तो क्या होगा भाई, यहां पे जहां पे ये 40 डला हुआ था, अब ये 40 हट गया यहां से, ठीक है जी। अब ये 40 यहां से हट गया, इधर से ये 20 भी हट गया, ठीक है। और अब इनकी जगह, ये 40 की जगह यहां पे आ गया 38, और यहां पे जो था इधर आ गया 17, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहां पे DF2 का डेटा भी वापस इस टेबल में, बिल वाले टेबल में डलवाया। तो देखो अब बिल वाले टेबल के अंदर क्या क्या एंट्री आ जाएगी, ऐसे एंट्री आ जाएगी, ये बिल नंबर है 1, आइटम कोड 101, नेम मैगी, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं, नेम मैगी हो गया, और प्राइस था 8 रुपीज, क्वांटिटी बंदा 2 लेके गया, और अमाउंट कितना निकला उसका, बना उसका 16 रुपीज, 16 इज द अमाउंट। तो ये अमाउंट जो है वो 16 वो यहां
आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बिल नंबर 1 ही रहा मेरा। दूसरी एंट्री भी आ जाएगी यहां पे, दैट इज 103, दैट इज चिप्स। प्राइस है 8 रुपीज, क्वांटिटी है 3 और ये हो गया 24। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये नेट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बिल नंबर है 1 और इसमें टोटल जो बना हमारा 40, डिस्काउंट 2 रुपए का था और यहाँ पे 38 रुपीज बना था। और ये बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन की मंथ जो है अपना, ये यहाँ पे मंथ जनवरी आ गया, ईयर हमारे पास क्या नाम है, ईयर आ गया हमारे पास 2020 और डेट हमारे पास वही 12 आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से डेटा सारा आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ये सारा का सारा। तो भाई हुआ क्या, पहले हमने टेबलों में से डेटा फ्रेम में डलवाया, फिर ये सारी मैनिपुलेशन करी और जब एंड में जो एक बिल की एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई तो फिर हमने ये डेटा वापस टेबल्स के ऊपर ओवरराइट करवा दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गई वो मेक बिल वाले। ठीक है, तो ये सारा कोड उस चीज का था, इसको देखकर आप बना सकते हैं। बाकी ये वाली लाइन मैंने बोली थी, ये जो बार बार वहां से उठाने वाला काम है, ये मैं ऊपर भी कर सकता हूं वापस। ठीक है, ताकि यहां ना करने की जरूरत ना पड़े, ये बार बार वहां टेबल में से डेटा उठाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा यहीं पर ही आ जाना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली इसको आपने लिखना ही ऊपर है, नहीं तो वो बार बार क्या करेगा, ये इस टेबल का डेटा वापस इसके ऊपर ओवरराइट करता रहेगा, तो ये गड़बड़ हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन है आइटम से डेटा उठाने वाली, ये ऊपर ही डालनी है। अभी ये यहां नीचे गलती से आ गई, इसको वापस ऊपर ही डालना आप यहां पे, मतलब इस लाइन के ऊपर डाल दो, यानी वाइल लूप, इस वाले वाइल लूप से पहले इस लाइन को डाल दो बस। ठीक है, ये डीएफ वाली लाइन जो है वो इस वाइल लूप से पहले डाल दो। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट ये तो हमारे पास हो गया कि कैसे हमने वो करना है, बिल बनाना है। उसके बाद हमारे पास ये जो हमने कोड देख लिया, इस कोड तक को आप अपने अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से समझ लो। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 कोड बच गए मेरे, जिसमें मेरे को एक बिल को डिस्प्ले कराना है और एक सेल्स रिपोर्ट जनरेट कराने वाला, वो कोड में नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप यहां तक का इसमें समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।